जैन 25 की आरटीपी आ गई। अरे मेरे को तो एफएम की आरटीपी का सोल्यूशन वीडियो चाहिए भाई, मेरा तो ग्रुप 2 का एग्जाम है। ये किसी एक जन ने अपलोड किया है, क्लिक कर देता हूँ। ऐसे ही क्लिक करते करते अगर तुम इस वीडियो पे पहुंचे हो तो भाई बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि आज हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जैन 25 आरटीपी, यस जैन 25 आरटीपी को डिस्कस करने वाले हैं। स्पीड देख रहे हो, आज सुबह इंस्टीट्यूट ने आरटीपी डाली और शाम को तुम्हारा भाई लेके आ गया वीडियो तुम्हारे लिए। ठीक है, अब इस आरटीपी को ना हम लोग दो सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, एक हमारे सारे एमसीक्यूज, एक हमारा सारा डिस्क्रिप्टिव। आज के वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि सारे एमसीक्यूज हम कवर कर ही ले, हो ही जाएंगे, और इसके बाद जो है अगले वीडियो में वी विल टारगेट ऑल द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। तो बीच में छोड़ के जाना मत, क्योंकि भाई एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, डिविडेंड डिसीजंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, भाई बहुत चैप्टर्स कवर हुए हैं इसमें। और हर एक चैप्टर के कैलकुलेशन में ना नया नया पार्ट इंस्टीट्यूट ने इस आरटीपी में डाला है। वो क्या है, जैसे जैसे मैं डिस्कस करूंगा आपको समझ आ जाएगा। तो बीच से तो वीडियो छोड़ के जाना ही नहीं है, और अगर क्लिक कर लिया है तो भाई कमिट कर दो खुद को कि ये पूरा देख के ही जाना है। और मैं लिख के देता हूं मेरे भाई कि जिसने वीडियो आज एंड तक देख ली 110% उसको मेरे भाई अपनी प्रिपरेशन में बूस्ट मिलेगा ही। तो अब तुम खुद सोच लो तुम्हें वीडियो बीच में छोड़ के जानी है कि नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे प्रिपरेशन में बूस्ट लाने वाली बात हो गई फिर, है ना। चलो तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते और शुरू करते हैं हमारे आज के इस आरटीपी के एमसीक्यूज को। तो एक बढ़िया बढ़िया केस स्टडी इंस्टीट्यूट ने डाला है, तो मैं आपको केस स्टडी में रेलिवेंट पार्ट पहले फटाफट हाईलाइट करवा देता हूँ, एंड देन विल स्टार्ट डिस्कसिंग विद अवर एमसीक्यूज। आ जाओ। समर लिमिटेड अ लीडिंग एफएमसीजी कंपनी। अच्छा, ये ना एक एफएमसीजी कंपनी है, तो इसमें ना इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन पर एक एमसीक्यू डाला है। तो अभी से एक चीज़ बता देता हूँ कि एफएमसीजी कंपनी बेसिकली पता है ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग होती है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग का कुछ प्रोसेस होता नहीं है। आगे एक लाइन है, ये देखो, द स्टोर्स आर ऑपरेटिंग इन द ब्रांड नेम ऑफ गोमार्ट कंपीटिंग विद रिलायंस फ्रेश, वॉलमार्ट, बिग बाजार एंड अदर चेन्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, रिलायंस वाले क्या करते हैं, होलसेल में माल खरीदते हैं, फिर उसी को स्टैक्स में रखते हैं, और जैसे कस्टमर्स खरीद के जाते हैं रिटेल में बेचते हैं, यही होता है। और कुछ लोग तो मेट्रो वाले तो होलसेल में भी करते हैं, बराबर। तो इट इज़ लाइक अ ट्रेडिंग कंसर्न, और ट्रेडिंग में है ना रॉ मटेरियल नहीं होता, WIP नहीं होता, सिर्फ एक ही टाइप की इन्वेंट्री होती है, दैट इज फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री। ये अभी के लिए इतना दिमाग में रखते हुए चलना, इसका रेलिवेंस क्या है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ओविंग टू द इंक्रीज डिमांड फ्रॉम Tier 3 टू रूरल in from three cities and rural areas, sorry, it is planning for massive expansion and is contemplating to open up 50 stores which will have a variety of FMCG products. The CFO and his team estimate, दिख रहा है ना भाई, The CFO and his team estimate that the funds needed for massive expansion would be 200 lakhs per store. 200 लाख पर स्टोर का एक एक्सपेंशन करना है, 50 स्टोर नए खोलने हैं। एंड एक चीज़ देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अ रेवेन्यू सब्सिडी ऑफ 15% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट इफ द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डज नॉट एक्सीड 10%। ये ना एक MCQ पूछा है इंस्टीट्यूट ने, जिसमें पर स्टोर, देखो मैं तुमको अभी से रेलिवेंस मार्क करवा के दे रहा हूँ, पर स्टोर टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो इनिशियल वाला है वो पूछा है। तो वो वाला पैराग्राफ, ये वाला पैराग्राफ ना हमको उधर काम आएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द अबव, CFO एंड हिज टीम रिक्वायर एन एस्टिमेट ऑन द एडिशनल कैपिटल नीडेड फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इट्स डेली ऑपरेशंस। आ गया ना, देखो एस्टिमेट चाहिए एडिशनल कैपिटल बेस्ड ऑन द स्मूथ रनिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इट्स डेली ऑपरेशंस। अब समझना, इसी पर्टिकुलर MCQ ना क्यों ना इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे एक्सपांड किया है, समझने का ट्राई करना। एक हमें फिक्स्ड कैपिटल चाहिए जिससे हम हमारे स्टोर के लिए फिक्स्ड एसेट्स खरीदेंगे, साथ ही साथ हमें वर्किंग कैपिटल भी चाहिए जिससे हम हमारे डेली ऑपरेशन संभाल सके। तो ये दोनों को मैं ऐड कर दूँ तो मेरा टोटल इनिशियल कैपिटल आ जाएगा। इंस्टीट्यूट ने एक MCQ इसी पे पूछा है जिसमें हमको ये कैलकुलेट करना है, ठीक है, डोंट वरी, करवाऊंगा मैं। बेस्ड ऑन देयर मार्केट रिसर्च दे हैव कलेक्टेड द अदर इन्फॉर्मेशन फॉर ईच स्टोर विच इज एज फॉलोज। देखते हैं भाई क्या इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे मिली है। Average sales would be 120 lakhs per annum with a GP margin of 18%. Customers pay through different digital modes and channels including point of sale system which generally takes 9 days. अब ये क्या है समझने का ट्राई करना। क्रेडिट कस्टमर्स जो है वो 9 दिन में पे करते हैं, मतलब कहने से एक तरीके से मेरा एवरेज कलेक्शन पीरियड हो गया। यस, यहाँ से देखो मेरे को सेल्स दिया हुआ है, यहाँ से मेरे को GP मार्जिन दिया हुआ है। तो अगर मैं सेल्स में से GP निकाल दूँ तो मेरे को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने में मेरी हेल्प हो जाएगी। हाँ जी,
15% of the customers use debit and credit cards to make the payment. Installing a point of sale comes with a fee of 2% on total sales through POS. अब समझने का ट्राई करना ये क्या है, ये ना एक तरीके का सेलिंग ओवरहेड्स है एंड ये ना मतलब थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल अजम्पशन है, मैं बताता हूँ क्यों। तुमने कभी स्विगी से, जोमेटो से, इन सब जगहों से ऑर्डर किया है? यस तो उनको पता है जब भी तुम ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो ट्रांजैक्शन फीस वो तुमसे वसूलता है। एज अ कस्टमर स्विगी तुमसे वो ट्रांजैक्शन ऑनलाइन फीस वसूलता है, या फिर बैंक से पेमेंट करते हो तो बैंक तुमसे ट्रांजैक्शन कॉस्ट वसूलता है। बट यहाँ पर पता है इंस्टीट्यूट क्या बोलता है? इंस्टीट्यूट बोलता है कि ये जो कंपनी है ना, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट खुद बेयर करेगी, अपने कस्टमर से वो रिकवर नहीं करेगी। तो ये एक तरीके से सेलिंग ओवरहेड्स हो गया। पता है क्यों? क्योंकि जितनी भी बार कस्टमर पेमेंट करता है वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता है। कस्टमर पेमेंट कब करेगा? जब सेल होगा, तो एक तरीके से सेलिंग ओवरहेड हो गया ना। तो इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इसका इंप्लीकेशन देखो, इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मैं वो सेलिंग ओवरहेड्स ऐड कर दूँ तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा ना भाई। और याद रखना, हमारा जो वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन में हम जो डेटर्स की रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है ना, ये मेरा डेटर्स में कितना रिक्वायरमेंट है, डेटर्स का रिक्वायरमेंट कितना है फॉर वर्किंग कैपिटल, ठीक है, ये झांकने के लिए। आगे बढ़ते हैं। बीइंग अ एफएमसीजी आउटलेट, इन्वेंट्रीज ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स नीड टू बी केप्ट डिफरेंट। अच्छा, इन्वेंट्री पे आ गया, मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ, इसमें कोई रॉ मटेरियल नहीं होगा, इसमें कोई WIP नहीं होगा। गोमार्ट स्टोर है ना, सिर्फ फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री एक जगह से लेके बेचेंगे। क्यों? क्योंकि ये FMCG है। Different products have different storage period. However, primarily products are classified into 3 broad categories. एक ड्यूरेबल हो गया, एक सेमी ड्यूरेबल और एक पेरिशेबल। पेरिशेबल products comprise 60% of sales, whereas semi durable is 25% and balance is for durable products. अब पता है क्या बोलता है? जो तुम्हारा फिनिश गुड्स है ना, वो 3 टाइप का है, एक पेरिशेबल, एक सेमी ड्यूरेबल और एक ड्यूरेबल। पेरिशेबल जो है फिनिश गुड्स की 60% इन्वेंट्री कंप्राइज करता है, सेमी ड्यूरेबल फिनिश गुड्स का 25% है, और ड्यूरेबल कितना होगा बोलते हैं बैलेंस। तो 100 में से 60% अगर पेरिशेबल है और 25% अगर सेमी ड्यूरेबल है तो 15% कहने से ड्यूरेबल के लिए होगा। हाँ, अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा मैं आपको बताऊँगा। मतलब यहाँ पर समझो, ये जो पैराग्राफ है ये मेरी फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट देखने के लिए है। जो मेरा वर्किंग कैपिटल है ना, उसमें हम लोग पता है रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट, फिनिश गुड रिक्वायरमेंट, WIP, वैसा। तो रॉ मटेरियल WIP है नहीं, तो फिनिश गुड का क्या रिक्वायरमेंट होगा वो तुमको इस पैराग्राफ से मिल जाएगा। इन्वेंट्री स्टोरेज पीरियड मतलब बेसिकली फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड की बात कर रहा है। फॉर पेरिशेबल, सेमी ड्यूरेबल एंड ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स आर 10 days, 30 days एंड 60 days रिस्पेक्टिवली। भैया यहाँ पे 3 स्टोरेज पीरियड दिए हुए हैं, हम कौन सा ले हमारे कैलकुलेशन में? क्योंकि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है उसमें एक ही चीज़ आती है, बताऊंगा मैं। सप्लायर्स ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, अब समझने का ट्राई करना। सप्लायर्स ऑफ दीज प्रोडक्ट्स प्रोवाइड अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 30 days। तुमको याद है, यही फिनिश गुड्स जब मैं खरीदूंगा अपने स्टोर में रखने के लिए, तो सप्लायर भी मुझे क्रेडिट पीरियड दिख रहा है। मतलब कहने से दिस इज क्रेडिटर फॉर गुड्स या क्रेडिट टू गुड्स, जो गुड्स मैं खरीदूंगा उसके लिए। बट जनरली हम कैलकुलेट पता है कैसे करते थे? जो हम रॉ मटेरियल खरीदते थे उस पर हमको सप्लायर क्रेडिट पीरियड देता था, बट यहाँ पर हम खरीद भी फिनिश गुड्स रहे, बेच भी फिनिश गुड्स रहे। तो ये फिनिश गुड्स का परचेस जो अब हम करेंगे तो उसका पेमेंट करने के लिए सप्लायर अपने को 30 दिन का क्रेडिट दे रहा है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ईच स्टोर विल एम्प्लॉय अराउंड 20 personnel of different hierarchy and monthly average salaries to staff for each store is estimated to 4 lakhs per month. Company will pay employee dues on 1st of next month. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, तुमको पता है कंपनी में सैलरी का सिस्टम कैसे होता है, राइट? कि जनवरी की जो सैलरी होती है वो फरवरी की 1 तारीख को आती है, फरवरी का जो सैलरी होता है वो मार्च की 1 तारीख को आता है, याद है? तो कहने से एक तरीके का ये क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसिस हो गया, CR है, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसिस। क्यों? क्योंकि 1 महीने का टाइम लैग है, जनवरी की सैलरी जनवरी को नहीं मिल रही, फरवरी की 1 तारीख को मिल रही है। समझ में आ रहा है? तो ये क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस का कैलकुलेशन आ जाएगा। फिर समवर लिमिटेड प्लान्स टू कीप ऑप्टिमम कैश बैलेंस। ओ भाई साहब, अब ये ना पता है क्या है, तुम बॉमल्स मॉडल से जो ऑप्टिमम कैश बैलेंस निकालते हो ना, ये पैराग्राफ तुमको उसका डेटा दे रहा है भैया। मतलब एक ही चैप्टर, एक ही केस स्टडी में वर्किंग कैपिटल भी एस्टिमेट करो, कैश बैलेंस भी निकालो। हाँ,
इसलिए केस स्टडी बढ़िया है, क्योंकि तुम्हारा पूरा वर्किंग कैपिटल एक तरीके से रिवाइज कर रही है. समवर लिमिटेड प्लान्स टू कीप ऑप्टिमम कैश बैलेंस इन हैंड एज सजेस्टेड बाय बॉमल्स मॉडल. आ गया ना, देखो एक्सेस कैश बैलेंस इफ एनी विल बी इन्वेस्टेड इन द मार्केटेबल सिक्योरिटीज. देखो मार्केटेबल सिक्योरिटीज का तुमको रेट दिया हुआ है. द टोटल डिसबर्समेंट फॉर द ईयर. अब इधर है ना मेरे भाई, तुम फंस सकते हो, पता है क्या, क्योंकि पहले इंस्टीट्यूट लिखता है द टोटल डिसबर्समेंट फॉर द ईयर इज एस्टिमेटेड टू बी 1.5 lakhs, बट उसके बाद पर मंथ लिखा है. तुम क्या बोलोगे पता है कि अच्छा चलो डिसबर्समेंट फॉर द ईयर लिया हुआ है और ये 1.5 lakhs, तुम सीधा 1.5 lakh फॉर्मूला में ले लोगे. ध्यान से ये पर मंथ है, तो ये 1.5 lakhs को इंटू 12 months करना, तो जो तुम्हारा डिसबर्समेंट आएगा वो एनुअल डिसबर्समेंट आएगा. तो यहाँ पे थोड़ा संभाल के, विद अ ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ 20 पर ट्रांसफर इन द डिसबर्समेंट अकाउंट. भाई पूरी पूरी डिटेल दी गई है तो टेंशन ही नहीं है. अब यहाँ से पता है क्या है, यहाँ से अपना जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये पर्टिकुलर चैप्टर का डिस्कशन यहाँ से चालू होता है. The optimum capital structure with debt equity of 2:1 has been proven ideal for raising finance, and company wishes to follow the same pattern for the additional funds required to each store. अब ये पता है क्या है, तुम WACC जब निकालते हो, अगर तुमको याद है तुम जब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हो, तब तुमको पता है तुम बुक वैल्यू वेट्स लेते हो, तुम मार्केट वैल्यू वेट्स लेते हो. बस ये तुम्हारे बुक वैल्यू वेट्स है. मतलब समझो डेट है, इक्विटी है. अगर टोटल मेरा वेट्स का 1 आता है, इफ़ यू रिमेंबर टोटल वेट्स का 1 आता है, तो कहने से 1 इंटू 2/3 करो. देखो कितना आता है, 1 इंटू 2/3 दैट इज 0.66, मतलब 6666, मतलब डेट का 0.67 वेट आएगा और इक्विटी का 0.33 वेट आएगा, ऐसा बोल रहा है. Trade credit can also be utilized for financing the expansion needs. The cost of raising debt and equity for each store as per the slabs is under. This is the new concept. तुमने आज से पहले है ना जितनी भी बार WACC निकाला है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट के हिसाब से निकाला है. तुमने स्लैब रिक्वायरमेंट के हिसाब से आज तक WACC निकाला ही नहीं है. अब ये स्लैब रिक्वायरमेंट के हिसाब से WACC कैसे निकाला जाए भाई, ये तुम्हें इस RTP में नया कंसेप्ट इंस्टीट्यूट ने टेस्ट किया हुआ है. ठीक है तो WACC का ही, बट थोड़ा सा नया है. प्रोजेक्ट कॉस्ट दिया हुआ है, बोलते अगर तुम 80 लाख तक रेस करते हो, ठीक है 80 लाख तक रेस करते हो तुम्हारा वर्किंग कैपिटल, तो कॉस्ट ऑफ डेट रहेगा 10% एंड मिनिमम रेट एक्सपेक्टेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स. अब ये क्या है, ये मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी है. अगर आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बेसिक्स पता है तो उसमें इंस्टीट्यूट क्लियरली बोलता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नॉट व्हाट द कंपनी इज इंकरिंग एज अ कॉस्ट, इट इज़ व्हाट इज एक्सपेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स. तो यहाँ पर बोलते हैं ना कि मिनिमम एक्सपेक्टेशन इक्विटी शेयर होल्डर्स की इतनी है, तो एक तरीके से यही कॉस्ट ऑफ कैपिटल की डेफिनेशन हो गई, तो ये सेटिस्फाई करता है. देखो इंस्टीट्यूट कैसे कैसे कंसेप्ट टेस्ट कर रहा है, इसलिए मैं बोलता हूँ बेसिक्स आएगा भाई, सब कुछ आएगा. अगला, अगर तुम 80 लाख से 150 लाख तक रेस करते हो, यानी 1.5 करोड़ तक, तो 11.5% और 13.5% है. इसी के अलावा अप टू 150 lakhs एंड 250 lakhs करते हो तो 12% इज KD, 14% इज KE, एंड अबाउट 250 लाख करते हो तो 13.5% KD, 15% KE. अब इसका इम्प्लीकेशन भी इंस्टीट्यूट तुमको देता है कि इट मीन्स दैट अप टू 80 lakhs ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट कंपनी कैन रेज दैट एट 10% एंड इक्विटी एट 12.5% एंड सो ऑन, और टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द कॉर्पोरेट इज 25%. अब इसका इम्प्लीकेशन क्या है, एक चीज़ याद है तुमको, जब भी तुम्हारे WACC क्वेश्चन में तुमको KD भी दिया हो और टैक्स भी दिया हो, ये एक चीज़ है. क्वेश्चन में KD और टैक्स जब दोनों दिया हो ना, तो जो KD है ना वो तुम्हारा प्री टैक्स रेट आता है, ये मैंने बताया हुआ है, ये प्री टैक्स होता है. तो और जो हमारे WACC के कैलकुलेशन के लिए रेट चाहिए ना, दैट इज पोस्ट टैक्स रेट. तो अब क्या होगा पता है तुमको, जो भी तुम्हारा प्री टैक्स रेट है ना, उसको तुम्हारी टैक्स रेट से माइनस कर देना. मतलब जैसे मैं बोलता हूँ प्री टैक्स रेट इज 10%, टैक्स रेट इज 30%, तो पता है कैसे होगा, 10 - 30%, तो पोस्ट टैक्स रेट आया 7%. ऐसे करना है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया. तो भाई एक बढ़िया हमने केस का पूरा ओवरव्यू लिया, कहाँ पे कौन सी चीज़ जो है आपको काम आने वाली है. ठीक है, अराउंड 14 मिनट हो चुके हैं एंड हमने डेप्थ में हमें जो केस पे सवाल सॉल्व करने हैं उसको एनालाइज कर लिया. अब हम आगे बढ़े, चलो बढ़िया आगे बढ़ते हैं. अब ना ये सारे मार्किंग्स मैं हटा देता हूँ बिकॉज नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द केस. आ जाओ, अब हम लोग MCQs के साथ चालू करते हैं सॉल्व करना. आ जाओ, देखो सबसे पहला सवाल क्या पूछता है
कि भाई ऑप्टिमम कैश बैलेंस कितना है एज पर बॉमल्स मॉडल पूछा है। ओके, तो सीधी बात है, तुमको यहाँ पे दिख रहा है ना, हमने यहाँ पे एक डिस्कस किया हुआ था ये वाला। इफ़ यू रिमेंबर दिस पैराग्राफ, ज़्यादा लाइट नहीं हो रहा है ना रे मार्कर भाई, बढ़िया है ना। हाँ, इफ़ यू नो दिस क्वेश्चन, दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ, ये हमारा कैश बैलेंस के कैलकुलेशन में है। ठीक है, तो फिर आ जाओ हम लोग फटाफट से डिस्कस करना चालू करते हैं इस एमसीक्यू को। यहीं से देखेंगे, मैंने एकदम ही आसान तरीके से किया हुआ है, अब समझने का ट्राई करना। व्हाट इज, सबसे पहले ना, व्हाट इज माय एनुअल कैश डिसबर्समेंट, मेरा एनुअल कैश डिसबर्समेंट कितना है। तो देखो बोलते हैं 1.5 लाख रुपीस पर मंथ है, तो मैंने क्या बोला, इसको इंटू 12 मंथ्स हमें करना पड़ेगा ना। तो 1.5 लाख इंटू 12 करोगे तो तुम्हारा एनुअल कैश डिसबर्समेंट आता है 18 लाख। इसी के अलावा रेट ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो है वो क्वेश्चन बोलता है इट इज़ 12% पर एनम। ठीक है, बट इसको तो हम लोग डेसिमल फॉर्म में लेते हैं, तो ये हम लोग ले लेंगे 0.12। इसी के अलावा तुम्हारा ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितना है, क्वेश्चन बोलता है इट इज़ 20 रुपीज़ पर ट्रांसफर, तो भाई 20 पर ट्रांसफर आ गया। अब मेरा बॉमल्स मॉडल का फॉर्मूला क्या है, इट इज़ 2 इंटू एनुअल कैश डिसबर्समेंट कितना हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाय हर एक ट्रांसफर पे कितना खर्चा हो रहा है, डिवाइडेड बाय रेट ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, और उसका पूरा अंडर रूट जो भी है। तो 2 आ गया, 18 लाख आ गया, 20 आ गया, 0.12 आ गया। सॉल्व करो, तुम्हारे सामने कर रहा हो, देखो 2 इंटू 18 लैक्स इंटू 20 डिवाइडेड बाई 0.12 और इसका अंडर रूट। तो इट इज 24,494.8974 समवॉट, तो 24,495 इज द आंसर। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन, ये देखो 24,495, इसका आंसर इज ऑप्शन ए। तो मस्त मस्त टिक कर दे, सॉरी नॉट ऑप्शन ए, ऑप्शन डी 24,495। बढ़िया, चलो अगले एमसीक्यू की ओर बढ़ते हैं। अब इस एमसीक्यू में तुमको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत इसी एमसीक्यू में इंस्टीट्यूट करवा रहा है। बोलता क्या है, ग्रॉस एंड नेट वर्किंग कैपिटल निकालो, मतलब वो पूरा स्टेटमेंट बना फिर आंसर निकालो। बहुत मेहनत करवा रहा है इंस्टीट्यूट, भाई क्या कर सकते हैं, अभी एमसीक्यू पैटर्न ऐसा ही है ना। डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए सिंप्लीफाई करके लाया हूँ, तुम्हें मजा आएगा। अभी है ना, सबसे पहले इतने बड़े केस में से हमें कैसे पता चलेगा वर्किंग कैपिटल में हमारे क्या क्या चीज़ें आएगी। तो आ जाओ, सबसे पहले ना क्या करने का, एक एडिशनल स्टेप बता रहा हूँ। तुम्हारे वर्किंग कैपिटल में क्या क्या आता है, तुम जो वर्किंग कैपिटल का स्टेटमेंट बनाते हो उसमें क्या क्या आता है, याद है, पहले तो इन्वेंट्री, उसमें रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स, फिर ट्रेड रिसीवेबल्स, उसके बाद कैश, ये तुम्हारे करंट एसेट्स आ गए। और करंट लाइबिलिटीज़ में एक तो तुम्हारा क्रेडिटर्स दो चीज़ों के लिए हो सकती है, एक अलग अलग एक्सपेंसेस के लिए क्रेडिटर्स और एक गुड्स के लिए क्रेडिटर्स। इसी के अलावा तुम्हारी एक और चीज़ आती है सेफ्टी मार्जिन। सेफ्टी मार्जिन इस केस क्वेश्चन में है नहीं, तो तुम सेफ्टी मार्जिन उसमें एडविड करोगे तो तुम्हारा नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी प्लस सेफ्टी मार्जिन। ठीक है, ये पूरा आता है। अब एक एक चीज़ देखो, एक तुम्हें एक चीज़ पता है ना कि हम FMCG इंडस्ट्री में हैं, तो रॉ मटेरियल और WIP तो अपने केस में आएगा ही नहीं, तो उसको भूल जाओ। फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री, द आंसर इज येस। कहाँ पे बोला है, ये देखो यहाँ पे, ये हमने जो पूरा पढ़ा ना, ये चीज़, ये पूरी फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री का कैलकुलेशन है। इसी के अलावा डेटर्स है, द आंसर इज येस, ये डेटर्स का रिक्वायरमेंट यहाँ पर आ गया। इसी के अलावा कैश, कैश पता है क्या आएगा, हमने जो ऑप्टिमम कैश बैलेंस कंसिडर किया है ना, ये मेरे वर्किंग कैपिटल के स्टेटमेंट का पार्ट बनेगा। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने भी वैसा किया है, हमको जो 24,495 आया है ना भाई, वो पूरा कैश बैलेंस हम लोग स्टेटमेंट में सीधा सीधा ले लेंगे। इसी के अलावा आगे सोचो, ठीक है, करंट एसेट्स तो हो गए, अब करंट लाइबिलिटीज में सबसे पहले मेरे परचेजेस के लिए कोई क्रेडिटर्स है, द आंसर इज येस। बोला है ना कि सप्लायर्स ऑफ दीज प्रोडक्ट्स हैव अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 30 डेज, तो ये मेरा गुड्स के लिए क्रेडिटर हो गया। हाँ, गुड्स के लिए क्रेडिटर हो गया। इसके अलावा कुछ एक्सपेंसेस के लिए क्रेडिटर्स है, द आंसर इज येस। यहाँ पर सैलरी के लिए क्रेडिटर आया है ना, 1 महीने का टाइम लैग। हाँ जी, इसके अलावा सेफ्टी मार्जिन कुछ है नहीं। अच्छा, एक और चीज़ बता देता हूँ कि कुछ इन्फॉर्मेशन है ना तुमको यहाँ पर भी दी हुई है, किधर गया, अच्छा नहीं है तो सब्सिडी के लिए। ठीक है, समझ में आया। तो अभी ना हमने सारा आइडेंटिफाई कर लिया कि अपने पास रिसीवेबल्स है, कैश है, क्रेडिटर फॉर मटेरियल भी है, क्रेडिटर फॉर वेजेस है, एंड ये कौन सा मटेरियल, फिनिश गुड्स वाला मटेरियल। ठीक है, कंफ्यूज मत होना रॉ मटेरियल के साथ। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 इस एक एक एलिमेंट को कैलकुलेट करेंगे, स्टेटमेंट में डालेंगे, वर्किंग कैपिटल फटाफट से निकल के आएगा, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, आ जाओ।
तो सबसे पहले हम लोग इधर आ जाते हैं। सबसे पहले ना अब इस क्वेश्चन को पता है ऐसे डिज़ाइन किया है कि तुम जब तक फिनिश गुड की रिक्वायरमेंट निकालोगे नहीं ना, तुम्हारा बाकी कुछ निकलेगा ही नहीं। तो सबसे पहले हमने कैलकुलेट भी किया है, हमने देखा भी कि सबसे पहले फिनिश गुड इन्वेंट्री आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इट इज़ द मोस्ट सेफेस्ट कि हम एफ जी इन्वेंट्री को एफ जी रिक्वायरमेंट से स्टार्ट करें। अब मैं तुम्हें मॉड्यूल में क्या फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, जो एकदम बेसिक सा फॉर्मूला है जो तुम्हें पता है, वो क्या है। फिनिश गुड रिक्वायरमेंट बोले तो तुमने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, वीक्स, ईयर्स, जो भी है, इनटू करके फिनिश गुड अपने वर्किंग कैपिटल के केस में ऑलवेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वैल्यू होता है। तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट इनटू फिनिश गुड्स का स्टोरेज पीरियड। इफ यू ऑल रिमेंबर दिस वाज द फॉर्मूला। अब समझने का ट्राई करना। इस क्वेश्चन में हम जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे ना, वो टोटल वाला निकलने वाला है। मतलब जो सीओपी का वैल्यू हम डिराइव करेंगे वो ऑटोमेटिकली यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन इनटू सीओपी पर यूनिट करके जो आंसर आता है वही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग टोटल सीओपी को कंसिडर करेंगे। बाकी फिनिश गुड का स्टोरेज पीरियड याद है, अलग अलग ड्यूरेबल का अलग स्टोरेज पीरियड है, पेरिशेबल का अलग स्टोरेज पीरियड है, तो उसका क्या होगा वो मैं बताऊंगा। एंड डिवाइडेड बाय 360 52 12 बराबर। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलेगा समझने का ट्राई करना। मैं ना तुमको थोड़ा सा कॉस्ट शीट का ओवरव्यू देना चाहता हूँ। याद है तुमको कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको भूल जाओ, पहले इधर आ जाओ। तुमको याद है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तुम्हारे कॉस्ट शीट का कोई एक फिगर बनता था, फिर उसमें मैं ओपनिंग एफजी को ऐड करता हूँ, क्लोजिंग एफजी को लेस करता हूँ, तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। अब इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मैं अगर डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट ऐड कर दूँ तो मेरा सेल्स आ जाएगा ना। लॉजिक समझ में आया तुमको? क्या लॉजिक है इसके पीछे? ये लॉजिक है इसके पीछे का। अब इसी लॉजिक से देखो, अपने को ना सेल्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, मैं तुमको दिखाता हूँ। अपने को इधर देखो क्या है, इंस्टीट्यूट ने पूरा सेल्स दे के रखा है कि इट विल बी 120 लाख पर एनम। मतलब हमको सेल्स दिया है, हमको सीओपी तक पहुंचना है। मतलब भाई पूरा रिवर्स कैलकुलेशन मारना पड़ेगा अपने को, ठीक है। डोंट वरी, मैं तुमको दिखाता हूँ कैसे हुआ है। आ जाओ आराम से, रिवर्स कैलकुलेशन। हाँ तो देखो, अपने को सेल्स कितना दिया हुआ है 120 लाख, मतलब 1 करोड़ 20 लाख विद अ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 18%। मतलब अभी समझना, तुम कंफ्यूज होगे, बोलोगे भैया ये सेल्स पर है कि कॉस्ट पर है। जब कुछ ना बोला हो ना तो ऑलवेज अज्यूम कि जीपी इज ऑन सेल्स। इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज ऑन सेल्स। मतलब पता है क्या है, तुम्हारा कॉस्ट कुछ 82% होगा, उसमें मैं जीपी मिलाऊंगा 18%, तो जो मेरा सेल्स आएगा ना वो 100% है। दिस इज वॉट द कैलकुलेशन इज। 100 की सेल्स का 18%, इट इज ऑन सेल्स। समझ में आया बात? यस। अगर भैया कॉस्ट पे ग्रॉस प्रॉफिट होता तो कैलकुलेशन पता है कैसे होता? तो कॉस्ट उस केस में अपना 100% होता, जीपी 18% होता और सेल्स 118% होता। समझा? वैसा। बट हमको यहाँ पे ऐसा कॉस्ट पे लेने बोला है क्या? नहीं, कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग सेल्स पे अज्यूम करेंगे। तो मैं ना सीधा इसका 18% निकाल देता हूँ। तो 1 करोड़ 20 लाख का 18% 21,60,000, वो माइनस करोगे तो सीधा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे पहुंचोगे, दैट इज 9840। अब इसमें ओपनिंग फिनिश गुड्स देखो, याद करो, सीओपी से सीओजीएस में जाते वक्त हम ओपनिंग को ऐड करते थे, क्लोजिंग को माइनस करते थे। अब इसका उल्टा करो, क्योंकि हम रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्लोजिंग को ऐड करो, ओपनिंग को माइनस करो। तो अब तुम देखोगे ना तो इंस्टीट्यूट ने ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी नहीं दिया है। इंस्टीट्यूट ने ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। तो हम ना इसको जीरो अज्यूम करेंगे, और ओपनिंग को तो ना जीरो ही अज्यूम करना। पता है क्यों? क्योंकि ये नया बिजनेस है, इसका फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है। इफ यू ऑल रिमेंबर, पहले साल बिजनेस का है, पहले साल का बिजनेस है, तो भाई ओपनिंग तो वैसे भी नहीं होने वाला। एंड इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन के लिए ना क्लोजिंग को भी एक बार के लिए जीरो मान लो। तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आया? 98,40,000 आया, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट ने पता है क्या किया है, सीधा सीओजीएस पे फिनिश गुड्स की रिक्वायरमेंट निकाल दी है। बट द पॉइंट इज, इंस्टीट्यूट ने सीओपी की जगह पे सीओजीएस क्यों लिया? ये आपको, आप जब सोल्यूशन देखोगे ना आपको समझ में नहीं आएगा। दिस लॉजिक विल हेल्प यू रिटेन द थिंग कि वैसे इस केस में सीओजीएस ही सीओपी है, तो हम लोग ने इस पे ही ले लिया है। समझ में आया? यस। चलो अब हमारे फॉर्मूला में अब समझने का ट्राई करना। हमारी जो फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री है ना वो 3 प्रकार की है। 60% इज फॉर पेरिशेबल,
25% इज फॉर सेमी ड्यूरेबल एंड बैलेंस 60 और 25 85 होता है ना, हाँ 15% इज फॉर ड्यूरेबल। अब समझना, मुझे एक बात बताओ, सिर्फ पेरिशेबल गुड्स की, सिर्फ पेरिशेबल फिनिश गुड्स की अगर मैं फिनिश गुड रिक्वायरमेंट निकाल रहा हूं, तो क्या ये पूरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लूं या सिर्फ जितना पेरिशेबल गुड्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उतना आएगा? सीधी बात है ना, पेरिशेबल, सिर्फ अगर मैं पेरिशेबल गुड्स की फिनिश गुड्स की रिक्वायरमेंट निकाल रहा हूं तो उतना ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा ना मेरे भाई, जितना फिनिश गुड्स को अलोकेटेबल है। तो कितना, 60% है। तो जब मैं 98-40 लेता हूँ ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपने केस में, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 60%। तुमको लॉजिक समझा क्यों? क्योंकि सबका होल्डिंग पीरियड अलग है, तो मैं सबका एक साथ नहीं निकाल सकता, 3 अलग अलग होल्डिंग पीरियड है, तो सारे एलिमेंट्स का अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो पेरिशेबल का दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई 360 डेज बराबर मल्टीप्लाइड बाय इसका होल्डिंग पीरियड है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 दिन। ये देखो, ये रहा, पेरिशेबल का होल्डिंग पीरियड है 10 दिन, तो इसका आता है 1.64 लाख। ठीक इसी तरह से इसका सेमी ड्यूरेबल का होल्डिंग पीरियड है 30 दिन, ड्यूरेबल का होल्डिंग पीरियड है 60 दिन। तो मैंने सेमी ड्यूरेबल फिनिश गुड और ड्यूरेबल फिनिश गुड को 25 और 15% अलॉकेट करके निकाला, तो इसका आता है 2.5 लाख, इसका आता है 2.46 लाख, टोटल करोगे तो 6.15 लाख आता है। अब तक हमने सिर्फ एक एलिमेंट का कैलकुलेशन देखा है। तो मैं क्या बोलता हूँ, जो मैं स्टेटमेंट बना रहा हूँ ना, स्टेटमेंट बना रहा हूँ उसमें इन्वेंट्री का मेरे को मिल गया है ना, तो इन्वेंट्री फिनिश गुड्स का मैं खाली लिख लेता हूँ 6,15,000, ठीक है, यस। और अब यहाँ पर लिस्ट में आ जाओ, तुम लिस्ट में आओगे तो अपना फिनिश गुड इन्वेंट्री अपन ने निकाल लिया है बराबर, ऐसे डबल टिक कर लो जो निकल गया पता। अगला कैलकुलेशन है ट्रेड रिसीवेबल्स, आ जाओ। तो ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे निकलेगा, ये आ जाओ। अब ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे कैलकुलेट होता है, मैंने बोला ना कि ट्रेड रिसीवेबल्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स। कुछ लोग सेल्स में भी कैलकुलेट करते हैं, बट तुम पहली प्रायोरिटी कॉस्ट ऑफ सेल्स को ही देना, क्योंकि तुम्हारे मॉड्यूल में ना इंस्टीट्यूट फर्स्ट प्रायोरिटी इसी को देता है, ठीक है। अब कॉस्ट कैसे निकलेगा, सिंपल, कितने यूनिट्स बेचे डिवाइडेड बाई 360, 52 या 12 जो भी है, मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट ऑफ सेल्स पर यूनिट इनटू डेटर्स है ना, डेटर्स क्रिएट हो रहा है तो एवरेज कलेक्शन पीरियड के साथ मल्टीप्लाई होगा। एवरेज कलेक्शन पीरियड इंस्टीट्यूट ने कितना दिया हुआ है, देखो किधर गया, हाँ। अब डेटर्स के कैलकुलेशन में तुम देखोगे ना, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड इंस्टीट्यूट ने 9 दिन का दिया हुआ है, तो ये तो रेडिली अवेलेबल है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलेगा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सॉरी कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकलेगा, अब ना मेरी बात ध्यान से सुनना। एक और लॉजिक तुमको कॉस्ट शीट का यहाँ पे रिवाइज करवाता हूँ मैं। तुमको पता है कि जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तुम्हारा निकल जाता है, ठीक है, उसमें तुम कुछ एडमिन, जनरल सेलिंग ओवरहेड्स ऐड करते हो, जनरल वाले, तो तुमको कॉस्ट ऑफ सेल्स निकलता है, और उसमें तुम तुम्हारा प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हो तो आता है सेल्स। ये इसका लॉजिक है। अच्छा एक और चीज, ये जो प्रॉफिट मार्जिन है ना, दिस इज नॉट जीपी, क्योंकि जीपी पूरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल्स का गैप कैलकुलेट करता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स और सेल्स के बीच का गैप इज नॉट ग्रॉस प्रॉफिट, ये ध्यान रखना। तो हमारे लिए रेलिवेंट कैलकुलेशन कितना है, हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ये एडमिन सेलिंग ओवरहेड्स मिला देंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाएगा। द क्वेश्चन इज, क्या इस केस में अपने पास कोई एडमिन सेलिंग ओवरहेड्स है? हाँ भाई है। तुमको याद है मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर तुम पीओएस सिस्टम इंस्टॉल करवाते हो तो तुम्हारे टोटल 2% सेल्स का तुमको ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, जो तुम कस्टमर से रिकवर नहीं करोगे, तुम खुद बेयर करोगे। कंपनी के पास बहुत पैसा है भाई, खुद बेयर कर रही है, ठीक है। आ जाओ, तो अभी ना हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने का ट्राई करते हैं। इधर आओ। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्यों निकालना है, क्योंकि उसी के बेसिस पे हमें डेटर की रिक्वायरमेंट मिलेगी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने पिछले ही एमसीक्यू में निकाल दिया था 98,40,000, हाँ जी। अब इसमें सेलिंग ओवरहेड क्या है, बोलते हैं तुम्हारी जितनी टोटल सेल्स हो रही है उसका 2%, तो ऐड कर दो भाई। तो 120 लाख मेरी टोटल सेल्स है, उसका 2% मेरा ट्रांजेक्शन कॉस्ट लग रहा है, दैट इज 2,40,000, तो ये मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में ना एक लाइन लिखी गई है, 15% ऑफ द कस्टमर्स यूज डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स टू मेक द पेमेंट। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या है समझना। इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि तुम्हारे जितने भी क्रेडिट सेल वाले कस्टमर्स है ना, सब एक लेटर डेट पे डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं। क्रेडिट कार्ड तो ऑफकोर्स तुमको बाद में बैंक को बिल भरना पड़ता है, तो जितने भी क्रेडिट सेल वाले कस्टमर्स है ना, सारे के सारे डेबिट क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हैं। तो बाकी के 85% कस्टमर्स का क्या, अब समझना। सेल्स में से थोड़ा ऊपर आ जाता हूँ, जो भी तुम्हारी क्रेडिट सेल्स है ना,
जिसका कस्टमर डेबिट क्रेडिट कार्ड से पे करता है, दैट इज 15%। दैट इज कितना? 15%। बैलेंस 85% क्या है? मुझे एक बात बताओ, सेल्स कितने टाइप की होती है इस दुनिया में? इस दुनिया में सेल्स दो ही टाइप की होती है, एक क्रेडिट सेल, एक कैश सेल। अगर हम बोल रहे कि क्रेडिट सेल 15% है तो बैलेंस 85% क्या होगा? कैश सेल्स। बढ़िया। अब इस पर्टिकुलर लाइन का इंप्लीकेशन क्या है, बहुत ध्यान से सुनना, ये नया पार्ट है। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, जो डेटर्स क्रिएट होते हैं वो टोटल सेल पे क्रिएट होते हैं कि क्रेडिट सेल पे क्रिएट होते हैं? भैया डेटर्स तो क्रेडिट सेल पे क्रिएट होते हैं। तो डोंट यू थिंक जब मैं डेटर्स की रिक्वायरमेंट निकाल रहा हूँ तब मुझे उतना ही कॉस्ट ऑफ सेल लेना चाहिए जितना कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट सेल से परटेन कर रहा है? बिल्कुल सही। अरे कॉस्ट ऑफ सेल्स से मैं निकाल क्या रहा हूँ? मेरी डेटर्स की रिक्वायरमेंट निकाल रहा हूँ। और मेरे टोटल डेटर्स कितने हैं? मेरे टोटल डेटर्स तो सिर्फ और सिर्फ मेरी सेल के 15% क्रिएट हो रहे हैं। तो डोंट यू थिंक कॉस्ट ऑफ सेल्स भी जो मैं निकालूंगा वो भी क्रेडिट सेल के प्रपोर्शन का, यानी कि 15% का ही निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल के साथ 15% मल्टीप्लाई करना, एंड जो तुम्हारा क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल आता है, क्रेडिट सेल वाला कॉस्ट ऑफ सेल आता है 15,12,000, ये मेरे फॉर्मूला में जाएगा। समझ में आया? ये एक नया पार्ट था। तो अभी देखो, ये टोटल कॉस्ट ऑफ सेल मेरे को 15,12,000 आ गया। बढ़िया। तो ये देखो 15,12,000 ले लिया फॉर्मूला में, डिवाइडेड बाय 360। क्वेश्चन ने 9 डेज का एसीपी बोला है, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड के साथ मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा आंसर 37,800 आएगा। दिस इज द रिसीवेबल्स रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायरमेंट मिल गए ना, चलो फटाफट स्टेटमेंट में जाके लिख लो भाई। किधर है किधर है किधर गया? अलु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 , ये क्या था? सॉरी। तो 37,800 ट्रेड रिसीवेबल्स। अब फिर से हम लोग चले जाते हैं अपने रिक्वायरमेंट शीट पे। रिक्वायरमेंट शीट में देखो क्या है, अपना ट्रेड रिसीवेबल भी निकल गया, एफजी इन्वेंट्री भी निकल गया। अगला कैश। भाई कैश तो अपन ने बोला था ना, ऑप्टिमम कैश बैलेंस। अब तुम्हारे दिमाग में ये भी सवाल आ सकता है कि ऑप्टिमम कैश बैलेंस ही क्यों ले? मतलब एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी तुम्हारे दिमाग में सवाल आ सकता है कि भैया आपने इसमें ऑप्टिमम कैश बैलेंस ही क्यों कंसीडर किया? पता है क्यों? क्योंकि जब भी हम वर्किंग कैपिटल नीड्स को एस्टिमेट करते हैं ना, वी वांट आवर वर्किंग कैपिटल टू बी ऑप्टिमम। ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। और ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल के लिए मुझे कहना है इसे कैश बैलेंस भी ऑप्टिमम चाहिए। इसके लिए ऑप्टिमम कैश बैलेंस हम ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने कुछ और बोला ही नहीं। सो अज्यूम WC इज ऑप्टिमम एंड टेक ऑप्टिमम कैश बैलेंस। तो 24,495 यहाँ पर ले लो, सीधा सीधा मेरे कैश में। ठीक है, 24,495 कैश में। तो देखो मेरे सारे करंट एसेट्स का कैलकुलेशन आ गया, एंड करंट एसेट्स का टोटल अमाउंट आता है 6,77,295, और यही मेरा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बन जाता है। ठीक है, अब तुम MCQ में देखोगे ना तो तुम्हारा थोड़ा थोड़ा आंसर मैच करने भी लगेगा। ये देखो 6.7730, 6.7730, अपना 6.77295 आ रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट मैचिंग। अब जब तुम्हारा नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगा ना, तब मतलब देखो एक चीज़ पक्की है, ये गलत आंसर है, ये गलत आंसर है, सही आंसर इन दोनों में से ही एक है। ठीक है, तो चलो अभी लाइबिलिटीज़ को निकाल के उसमें से ये माइनस कर, ये उसको इसमें से माइनस कर लेते तो अपना ये भी आंसर आ जाएगा। फटाफट से देख लेते हैं क्या है तुम्हारी लाइबिलिटीज़ में। अब लाइबिलिटीज़ में जब मैं बढ़ता हूँ ना, तो सबसे पहले मेरा आता है मेरा क्रेडिटर फॉर मटेरियल। अब क्रेडिटर फॉर मटेरियल कैसे निकलेगा? हाँ, अब ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, सुनना ध्यान से। हाँ, क्रेडिटर फॉर मटेरियल बहुत अच्छी चीज़ है। देखो मटेरियल मतलब मेरा ये रॉ मटेरियल नहीं है, सॉरी, दिस इज फिनिश गुड्स। अब कभी भी आप गुड्स के लिए क्रेडिट रिक्वायरमेंट निकालते हो तो वो कैसे होता है? सिंपल, मैंने कितनी क्रेडिट परचेज की डिवाइडेड बाय मेरा टाइम पीरियड इनटू क्रेडिट पीरियड कितना सप्लायर ने अपने को एडवांस किया उतना, बराबर? यस। अब द पॉइंट इज कि इसमें क्रेडिट परचेज अपने पास अवेलेबल नहीं है। तुम पढ़ोगे ना केस को तो तुमको क्रेडिट परचेज किधर भी दिखेगा नहीं पूरे केस में। तो अब इसको हम निकाले कैसे? अरे कैसे निकाले भाई, समझने का ट्राई करना, बहुत ईजी चीज़ है, ज़्यादा वो नहीं है। अभी ना मैं क्या करता हूँ पता है तुमको, मैं डायरेक्टली कैलकुलेशन बताऊंगा ना तुमको समझ में नहीं आएगा। तुमको अकाउंट्स बहुत अच्छे से समझ में आता है ना, चलो हम बनाते हैं एक बढ़िया बढ़िया ट्रेडिंग अकाउंट। भैया इतना भारी कैलकुलेशन है क्या? अरे कुछ भारी नहीं है। तुमको लग रहा होगा क्या ट्रेडिंग अकाउंट FM में आ गया? भाई बहुत सिंपल सी चीज़ है, समझना। अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीज़ होती है? कहना ऐसे ओपनिंग स्टॉक होता है, परचेज होता है, सेल्स होता है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है, इतनी चीज़ें होती है ट्रेडिंग अकाउंट में। हाँ,
अब समझना, ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का कितना, अगर तुमको याद हो तो मैंने बोला था कि नया बिजनेस है ना, नया बिजनेस है ना, तो नए बिजनेस में ओपनिंग स्टॉक कितना रहता है, 0। एक चीज़, दूसरी चीज़, क्लोजिंग स्टॉक पता है कितना होगा। अब टेक्निकली पिछले वाले केस में हमने क्लोजिंग स्टॉक को भी 0 अज्यूम किया था, बट यहाँ पर इंस्टीट्यूट बोलता है कि तुम्हारा जितना फिनिश गुड का रिक्वायरमेंट है ना, वही तुम्हारा इस केस में क्लोजिंग स्टॉक भी बन जाएगा। और इंस्टीट्यूट का अप्रोच कहीं ना कहीं मुझे लॉजिकल भी लगता है, बट द पॉइंट इज इंस्टीट्यूट ने एक एमसीक्यू में इसको फॉलो किया, दूसरे एमसीक्यू में फॉलो नहीं किया। भाई कैसे, तो याद है अपने को फिनिश गुड का रिक्वायरमेंट कितना आया था, स्टेटमेंट में जाके देखो, फिनिश गुड का रिक्वायरमेंट आया था 6,15,000, तो यही अपना क्लोजिंग स्टॉक मान लो। और ये पता है लॉजिकल क्यों है, ये जो फिनिश गुड का हमने फॉर्मूला निकाला, ये कहना है इसे एवरेज बेसिस पे, मतलब एवरेज हर दिन पे मेरे पास 6,15,000 का क्लोजिंग स्टॉक रहेगा फिनिश गुड्स का गोडाउन में, तो कहने से साल के एंड में भी जो मेरे पास फिनिश गुड स्टॉक का गुड्स रहेगा वो 6.15 लाख रहेगा। इसके लिए इस केस में इंस्टीट्यूट ने इसको क्लोजिंग स्टॉक माना है, बट पिछले एमसीक्यू में क्यों नहीं माना, ये मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है भाई। ठीक है, तो भाई वीडियो छोड़ के मत जाना भाई, देखो इंस्टीट्यूट ने जैसा करवाया मैं तुमको वैसा वैसा करवा रहा हूँ। आ जाओ, अभी अगली चीज़ सेल्स देखो, सेल्स क्या है 120 लैक्स, ठीक है, ये हमने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। जीपी याद है अपने को, से अपन ने 82% 18% करके जीपी 21.6 लैक्स निकाला। यस, अब तुम मुझे खुद बताओ, हमने 4 फिगर कैलकुलेट कर ली, अपना बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, परचेजेस। और ये तो अजम्पशन अपन बचपन से लेके चलते हैं कि जब क्वेश्चन में कुछ बोला ना हो तो हमको क्या अज्यूम करना है, सारी परचेसेस क्रेडिट पर है, तो अपने को क्रेडिट परचेसेस मिली 104.55 लैक्स। मज़ा आया तुमको, और अब ये 104.55 लैक्स मेरे फॉर्मूला में आ जाएगा, समझा। यस, तो 104.55 लैक्स मतलब 1,04,55,000 डिवाइडेड बाई 360 डेज मल्टीप्लाइड बाई, तुम देखोगे ना तो क्रेडिट पीरियड ऑन एन एवरेज 30 डेज का है, सप्लायर जो अपने को एक्सटेंड करते हैं वो, तो इंटू 30 डेज, तो ये आ गया तुम्हारा 8,71,250। दिस इज डन एंड डस्टेड। तो अभी क्रेडिटर फॉर जो अपना फिनिश गुड है उसको मैं यहाँ पे मार्कआउट कर देता हूँ, बढ़िया। और अपने लिस्ट में भी एक बार जाके देख लेते हैं अब क्या बाकी है। तो अब अगर मैं देखूँ ना, ये क्रेडिटर फॉर एफजी भी आ गया, कैश भी आ गया, अब एक ही चीज़ बचती है, क्रेडिटर फॉर वेजेस। अब क्रेडिटर को फॉर वेजेस पता है कैसे निकालो, अब इसमें ना तुमको फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं खुद 4 लाख बोल सकता हूँ। पता है क्यों, क्योंकि जब एक साल की सैलरी जब एक महीने की सैलरी अगले महीने पे आएगी, तब कहना है इसे इस साल के मार्च की जो सैलरी है वो अगले साल अप्रैल में आएगी। तो तुम खुद बताओ, इस साल के एंड में सिर्फ और सिर्फ अप्रैल की जितनी सैलरी देनी है उतने का ही क्रेडिटर्स खड़े रहेंगे, 4 लाख। बट स्टिल मैंने फॉर्मूला के थ्रू भी कैलकुलेशन किया है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो अपन फॉर्मूला कैसे निकालते, इफ़ यू ऑल रिमेंबर, ये अपना कुछ फॉर्मूला ऐसा होता था कि भाई कितने एनुअल एक्सपेंसेस है डिवाइडेड बाय जो अपना टाइम पीरियड जो भी 360 52 12 है इनटू अपना टाइम लैग कितना होता था। इफ़ यू ऑल रिमेंबर ये फॉर्मूला था, राइट। तो अपना टाइम लैग वैसे 1 महीना है, पूरे साल में हम लोग 12 महीने अज्यूम करेंगे यहाँ पे, ऑफकोर्स 12 महीने ही होते हैं। एंड एनुअल वेजेस कैसे निकले, एक महीने के 4 लाख के सैलरीज है, ये देखो ईच स्टोर इज एस्टिमेटेड एट 4 लाख रुपीज़ पर मंथ, तो 4 लैक्स इंटू 12 मंथ्स करोगे इट इज़ 48 लैक्स, ओके। तो ये 48 लैक्स डिवाइडेड बाई 12 मंथ्स इंटू 1 मंथ, आंसर घूम फिर के 4 लाख ही आता है। तो ये 4 लाख मेरा सीधा सीधा स्टेटमेंट में चला जाएगा। और या इसी के साथ साथ मैंने मेरे वर्किंग कैपिटल के सारे इंडिविजुअल एलिमेंट्स को कैलकुलेट कर लिया। तो करंट लाइबिलिटी का टोटल आता है 12,71,250 और करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी करूंगा तो मेरा नेट वर्किंग कैपिटल आता है नेगेटिव 5,93,955। समझ में आया, बहुत ही बढ़िया यार, लाइक ठोको, देखो यार मस्त मस्त तुमको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो अभी देखो इन दोनों में से एक आंसर होना चाहिए, ये ना देखो -593,996 अपने को 593,955 आ रहा है, बराबर। तो ये आंसर भी गया, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। समझ में आया कैसे आया तुम्हारा आंसर, यस। तुम देख रहे हो नए नए पार्ट्स निकल के आ रहे हैं, जैसे जनरली तुम्हारे मॉड्यूल में जो क्वेश्चन दिया ना उसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये सब इंस्टीट्यूट तुम्हें कहीं ना कहीं दे के रखता है या तुम कॉस्ट शीट से निकाल लेते हो, बट यहाँ पे छोटे छोटे एलिमेंट से निकाल रहे हो तुम, तो थोड़ा सा अलग है। अब अमाउंट ऑफ टोटल फंड्स नीडेड टू सेटअप अ स्टोरेज हाउ मच, अब समझने का ट्राई करना क्या पूछता है। अरे क्या यूट्यूब क्यों खुल गया, हाँ। अब समझने का ट्राई करना इंस्टीट्यूट इसमें क्या पूछ रहा है तुमको। स्टोर्स अ स्टोर मतलब पहली बात तो एक स्टोर की बात कर रहे हैं,
और एक स्टोर में सेटअप करने के लिए तुमको क्या चाहिए, याद है मैंने तुमको बोला था कि जब भी तुम इनिशियल कैपिटल निकालो पर स्टोर, तो उसमें एक तो फिक्स्ड कैपिटल आएगा जिससे तुम फिक्स्ड एसेट्स खरीदोगे, और दूसरी चीज़ तुम्हारा वर्किंग कैपिटल भी आएगा तुम्हारे डेली ऑपरेशंस के लिए। इफ़ यू ऑल रिमेंबर, ये देखो यहाँ पे लाइन भी लिखा हुआ है, किधर गया, ये देखो, CFO and his team require an estimate on the additional capital needed based on smooth running of fixed assets and its daily operations। fixed assets के लिए भी चाहिए, daily operations के लिए भी चाहिए। बढ़िया, यस। तो अब देखो ये कैसे निकलेगा, एक चीज़ मेरे को बताओ, अपने को यहाँ पे वर्किंग कैपिटल तो निकल गया ना 59396, एक ये चीज़, और तो ये अपना वर्किंग कैपिटल तो अपन ने पिछले MCQ में कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। तो अभी क्या बचा, ये देखो वर्किंग कैपिटल, और हाँ ये नेगेटिव है भाई, तो ये जो भी तुम्हारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ना उसमें से माइनस होगा, ऐड मत कर देना भाई, माइनस होगा। और फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा, तो वो देखो इंस्टीट्यूट ने तुमको सामने से ही देके रखा है, फंड्स नीडेड फॉर मैसिव एक्सपेंशन वुड बी 200 lakhs पर स्टोर, और देखो सच फंड्स वुड बी यूटिलाइज फॉर बाइंग आउट अ स्पेस एंड सेटिंग अप अ स्टोर। मतलब स्टोर मतलब एक तरीके से बिल्डिंग, वो तुम्हारा फिक्स्ड एसेट है, और फिक्स्ड एसेट को फाइनेंस करने के लिए फिक्स्ड कैपिटल चाहिए एक तरीके से। तो जो तुम्हारा फिक्स्ड कैपिटल है दैट इज 200 lakhs पर स्टोर, और ये पॉजिटिव है, तो 200 lakhs का पॉजिटिव माइनस 5.93955 lakhs जो हमने पिछले MCQ में वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट किया, तो आंसर आता है 194.06045 lakhs। जरा देख लेते हैं ये कौन सा ऑप्शन है, ये रहा ऑप्शन है 194.06045 आता है, ठीक है, राउंड अप करके वही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। और इसी के साथ साथ हमने इस आरटीपी में जो वर्किंग कैपिटल चैप्टर का पार्ट था वो हमने फिनिश कर दिया है, वेल डन, ठीक है। अराउंड 41 मिनट्स हुए हैं, एंड मोस्टली अगले 10-15 मिनट में आई विल ट्राई टू वाइंड अप द सेशन। आ जाओ, अब आते हैं द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर रेजिंग एडिशनल फंड्स फॉर सेटिंग अप ईच स्टोर इज हाउ मच। हाँ अब ना ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हाँ जी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पर है ना हम लोग WACC कैलकुलेट करेंगे, बट फॉर हाउ मच, 3 स्लैब्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 3 स्लैब्स। अब समझना इसको सॉल्व कैसे करना है। मेरे को एक बात बताओ, क्वेश्चन क्या बोलता है, एडिशनल फंड्स फॉर सेटिंग अप ईच स्टोर, ठीक है, एडिशनल फंड्स फॉर सेटिंग अप ईच स्टोर। अब तुमको अब बताओ कि वर्किंग कैपिटल हमको कितना चाहिए, वर्किंग कैपिटल सेटअप के लिए अपने को कितना चाहिए, तो तुम खुद देखो, सॉरी नॉट वर्किंग कैपिटल, हमको हर एक स्टोर को सेटअप करने के लिए टोटल फंड्स कितने चाहिए, ये कहना है से हमने निकाला, हर एक स्टोर को सेटअप करने के लिए वी नीड 194.0645 lakhs, तो 194.06045 lakhs, बढ़िया, इतना हमको फंड्स चाहिए। अब ये किस प्रपोर्शन में रेज होंगे, एक चीज समझना, इसका 66.67% डेट से रेज होगा एंड 33% ये इक्विटी से रेज होगा। भैया आपको कैसे पता 66.67? मैंने बोला था ना कि डेट इक्विटी इज बीन 2:1, तो हमको जो भी हर स्टोर के लिए जो भी फंड्स हमको रेज करने हैं हमको इसी प्रपोर्शन में करने हैं। और एक चीज समझो, यहाँ पे बोलते हैं कि 80 lakhs तक अगर तुम रेस करते हो तो 10 and 12.5% कॉस्ट रहेगा, 80 to 150 lakhs 11.5 and 13.5, एंड 150 to 250 lakhs 12 and 14। कहने से अपना जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है इट इज समवॉट 194.04 lakhs, तो कहने से अपन यहीं तक जाएंगे और इससे ऊपर अपने को रेस करना नहीं है। तो ये जो अबाउट 250 lakhs है ये तो अपने किसी काम का ही नहीं है, अपन को सिर्फ पहले 3 स्लैब्स को यूटिलाइज करना है, समझा ना? समझाओ तो इधर देखो, इधर भी लिख लिया है कि अपने को टोटल 194.06045 lakhs चाहिए, जिसमें से 0 to 80 lakhs के कैपिटल पे KD विल बी 10%, KE विल बी 12.5%, 80 to 150 lakhs पे KD विल बी 11.5% एंड KE इज 13.5, और जो बैलेंस है उसके लिए KD 12% एंड KE 14%। आई होप आपको समझ में आया है हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। और अगर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुमको WACC आगे तुम खुद निकालो, नहीं, बट तुमको ये समझ में आया कि हम लोग ने कैसे 3 पार्ट्स में इसको बांट दिया, बहुत ही बढ़िया। अब एक चीज समझना, अब तुम्हारा जो अगला ट्विस्ट है ना वो है यहाँ पर टैक्स रेट एप्लीकेबल इज 25%। मतलब सीधी बात है भाई, ये जो KD दिया हुआ है ये प्री टैक्स है, इस पर अभी डिस्कशन किया ना पहले। हाँ, तो जब हम WACC को कैलकुलेट करेंगे ना हमें 3 स्लैब्स तक चाहिए। अब समझना कैसे होगा ये।
आमतौर पर ना तुम सिर्फ इतना ही कैलकुलेट करते हो, ये जो लेफ्ट साइड वाला है ना, लेफ्ट साइड वाला, तुमको सिर्फ इतना पता है कि भाई हम सोर्स लेते हैं, हम अमाउंट लिखते हैं, हम बुक वैल्यू का वेट लिखते हैं, रेलिवेंट कॉस्ट लिखते हैं, वेट इंटू कॉस्ट करके ऐड करके हम WACC निकाल देते हैं। बट द पॉइंट इज यहाँ पे 3 स्लैब्स है, तो यहाँ पे हर एक स्लैब के लिए ना तुमको 3 अलग अलग WACC निकालना पड़ेगा। मतलब अप टू 80 लाख अगर रेस करते हो तो उस स्लैब के लिए तुम्हारा WACC कितना, 80 लाख से लेके 150 लाख तक जितना तुम प्रपोर्शन रेस करते हो उसका WACC कितना, और 150 लाख के से लेकर के 194.06 लाख तक तुम रेस करते हो उसका WACC कितना। तुमको ये 3 सेपरेट स्लैब्स में WACC का कैलकुलेशन करना है। दिस इज द न्यू पार्ट विच हैज़ बीन आस्क्ड बाय द इंस्टीट्यूट इन द RTP। मजा आया तुमको? ये ट्विस्ट है भाई, ये ट्विस्ट है। अच्छा पूरा दिख नहीं रहा है मुझे लग रहा है, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं आपके लिए, ठीक है? आई होप अब दिख रहा है। अच्छा नहीं, पूरा ही है वो, एक मिनट। हाँ ठीक है। तो अब देखो कैसा है, डेट और इक्विटी हम जनरली क्या करते हैं, हम बुक वैल्यू वेट्स लिखते हैं और हम बुक वैल्यू लिखते हैं, टोटल करते हैं और बुक वैल्यू वेट्स लेते हैं। द पॉइंट है इसकी, जब इंस्टीट्यूट ने सामने से बुक वैल्यू वेट्स दे के रखा है तो हम लोग आर पार कहीं ढूंढने जाए, द आंसर इज नो। हमने सीधा बुक वैल्यू वेट्स यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है? अगली चीज़, अब हमारा कॉस्ट कैसे निकलेगा देखो। तो फर्स्ट 80 लाख के लिए मैं फर्स्ट केस की बात करता हूँ, जो फर्स्ट लैब है। KD इज 10% एंड टैक्स रेट इज 25%। मतलब तुमको पता है पोस्ट टैक्स रेट कैसे निकलता है, वही जो 10 है इंटू 1 माइनस 25%, या फिर मैंने तुमको कैसे बताया था, ये जो 10 है माइनस 25% तुम करोगे तो 7.5% आएगा, और यही हमने यहाँ पे लिया हुआ है 0.075 डिवाइड बाय 100 करके। और इक्विटी पे तो टैक्स का कुछ बेनिफिट मिलता नहीं है, तो ये तो वैसे का वैसा ही रहेगा डिवाइड बाय 100। यस, और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो W इंटू सी आएगा, और WACC जो तुम्हारा पहले स्लैब का है वो आएगा 9.16%। यहाँ तक समझा? यस। अब बढ़ते हैं दूसरे स्लैब की ओर, जहाँ पर 80 लाख से लेकर के 150 लाख का 150 लाख तक तुम कैपिटल रेज कर रहे हो, तो उसके लिए तुमको KD है 11.5%। टैक्स इफेक्ट लगाने के बाद ये 8.625% हो जाता है, ठीक है? तो ये 0.08625 इक्विटी का वैसा लेंगे। अब ये 0.67 बुक वैल्यू वेट है, इंटू कॉस्ट करो तो ये आएगा, वेट इंटू कॉस्ट करो ये आएगा, ऐड करके तुम्हारा जो दूसरे स्लैब का WACC है वो आ जाएगा 10.24%। बढ़िया। अब इसी के अलावा तीसरे स्लैब के लिए एक और WACC निकलेगा। तो यहाँ पर तुम देखो 12 है, 14 है, इसका पोस्ट टैक्स करोगे तो ये KD आता है 9 एंड 14 एंड 0.67 इंटू 0.9 करोगे ये आएगा, वेट इसका इंटू इसका कॉस्ट करोगे ये आएगा, तो टोटल 10.65% आता है WACC तीसरे स्लैब का। तुमको समझ में आया? हमने यहाँ पे 3 अलग अलग WACC निकाले। नई चीज़ आई ना भाई, आज से पहले आई डोंट थिंक सो इंस्टीट्यूट ने ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अभी ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकाला जाए, तो देखो मुझे एक बात बताओ, मेरे पास टोटल फंड्स कितने रेस करना है मुझे, 1,94,06,045। अब समझना, जितना भी तुम्हारा कॉस्ट है ना उसको रेट के साथ मल्टीप्लाई कर लो। तो जैसे स्लैब 1 में मैं कितना रेस कर रहा हूँ, अप टू 80 लाख, बराबर? तो 80 लाख इंटू इसका WACC 9.16, तो ये 732,800 आया। रुक जाओ, इसी के अलावा दूसरे स्लैब में 80 लाख से लेकर के 150 लाख तक, मतलब दूसरे स्लैब में मैं 70 लाख रेस कर रहा हूँ, तो 70 लाख इंटू इसका WACC 10.24% इसके साथ मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। और तीसरे स्लैब में मेरा टोटल रिक्वायरमेंट 1,94,06,045 है, जिसमें से मैं 80 + 70 1.5 करोड़ रुपए ऑलरेडी रेस कर चुका हूँ, तो एक्सेस बचा कितना 44,06,045। इसको मल्टीप्लाई करना इसके WACC के साथ 10.65%, और इसको जब तुम टोटल करोगे ना तो तुम्हारा टोटल कॉस्ट आएगा 19,18,844। और इस कॉस्ट को तुम जब इस फंड के साथ डिवाइड करके परसेंटेज निकालोगे तब तुम्हारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आंसर आएगा। तो ये देखो 19,18,884 डिवाइडेड बाय 194,06,045 200 करोगे, इट इज़ 9.887%। प्लीज़ ये वाला क्वेश्चन जब भी आप घर पे भी रहो ना भाई, एक बार रिवाइज करना, ये नई चीज़ें हैं इस बार RTP में, ठीक है? बढ़िया। अब देखो 9.887% आया, देखते हैं व्हाट इज़ द आंसर। ये देखो ऑप्शन सी है ना, 9.887 को अगर मैं राउंड ऑफ करूँ इट इज़ 9.90, तो ऑप्शन सी इज़ माई करेक्ट आंसर। आई होप तुमको समझ में आया है ये चीज़, ठीक है? यस।
अब हम इस पर्टिकुलर केस के आखिरी एमसीक्यू पे बढ़ते हैं। अब ये बड़ा सिंपल सा एमसीक्यू है। अमाउंट ऑफ रेवेन्यू सब्सिडी ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कितना? अरे सिंपल सी बात है, तो कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। क्या बोलते हैं? बोलते हैं रेवेन्यू सब्सिडी मिलेगा ऑन 15% ऑन जीपी। जीपी हमने निकाला हुआ है। इफ द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डज नॉट एक्सीड 10%। बट तुमको याद है हमने पिछले एमसीक्यू में जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट किया था वो तो 9.90% है, विच इज लेस देन 10%। मतलब क्या ये कंपनी सब्सिडी के लिए एलिजिबल है? अबे बिल्कुल एलिजिबल है। तो अब कितना निकलेगा? बोलते हैं सब्सिडी इज ग्रॉस प्रॉफिट का 15%। अपन ने ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकाला था बॉस? हाँ ये देखो, अपन ने यहाँ पे जब ट्रेडिंग बनाया था ना तब जीपी निकला था 21.6 लाख बराबर। तो इसका 15% ले लो, सिंपल सी बात। 21.6 लाख मेरा जीपी इंटू 15 करोगे, इट इज़ 3.24 लैक्स। ठीक है, निकल गया आंसर भाई। तो 3.24 लैक्स मेरा कितना है? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़िया। और इसी के साथ साथ भाई हमने कितना टाइम हुआ है भाई? 50 मिनट, अराउंड 1 घंटे में भाई हमने पूरे केस को सॉल्व कर लिया भाई। अभी भी 10 मिनट बचे हैं एंड 2 और एमसीक्यूज बाकी है मेरे भाई, 2 और एमसीक्यूज। तुमने और 9 मिनट भी दे दिए ना, 51 मिनट्स डन। तुमने और 9 मिनट भी दे दिए ना मेरे भाई, तुम्हारा आज का सेशन भाई वसूल है। ठीक है, आ जाओ तो फटाफट करते हैं एंड एंड करते हैं इस सेशन को, ज़्यादा समय नहीं लगाते। सबसे पहले आ जाते हैं हम हमारे डिविडेंड डिसीजन वाले क्वेश्चन पे। अब इसमें बहुत ही सिंपल सी बात है भाई, आपको बस इतना करना है, आपको गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल याद होना चाहिए। गॉर्डन्स ग्रोथ में क्या होता है? सिंपल, मेरा नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड डिवाइडेड बाय मेरा आज का मार्केट प्राइस प्लस ग्रोथ। बढ़िया। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ फर्म इज 12% एंड इट्स एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर एट द एंड ऑफ year and the end of the year is 20 rupees. Its existing payout ratio is 25%. The company is planning to increase its payout to 50%. अच्छा रुको, पहले एग्जिस्टिंग केस में हम लोग मार्केट प्राइस निकाल ले, कैसे निकलेगा? देखो समझो, मेरा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12%। ठीक है, इसी के अलावा इट्स एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर इज 20 रुपीज़। मतलब अर्निंग्स पर शेयर मैं 0 लिखूँ कि 1 लिखूँ? 1 लिखूंगा क्योंकि ये नेक्स्ट एक्सपेक्टेड अर्निंग्स पर शेयर है। कहना इसे, अगर इसको मैं पे आउट रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड निकल जाएगा। तो करो 20 इंटू 25% करोगे, इट इज़ ₹5। ठीक है, राइटिंग पे मत जाना, मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से लिखा हुआ है। ये देखो, EPS 1 इज 20 तो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज 5। तो अपने पास कॉस्ट मिल गया, अपने पास D1 है, और ग्रोथ रेट कैसे निकलेगा? ये देखो दिया हुआ है। हाँ, री इन्वेस्टमेंट रेट इज 15। अब यहाँ पर है ना, ग्रोथ भी तुम्हें ऐसे नहीं मिलेगा। तुमको याद है एक फॉर्मूला है, इट इज़ भाई मेरा रिटेंशन रेट कितना है इंटू री इन्वेस्टमेंट कितना है, वो ये G इज इक्वल्स टू B इंटू R। यहाँ से तुम्हारा ग्रोथ निकलेगा। तो ग्रोथ कैसे है? देखो मेरा पे आउट रेशियो 25% है, तो मेरा रिटेंशन रेशियो कितना है? कहने से 0.75 या 75%। और इसका मैं कितना परसेंट इन्वेस्ट कर रहा हूँ? 15% मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ बराबर। तो मैं बोलता हूँ 0.75 इंटू 15 अगर आप करोगे तो ग्रोथ इज 0.1125 या फिर 11.25%। ये मेरा ग्रोथ रेट है, समझ में आया? तो ये ग्रोथ रेट यहाँ पर 11.25 आ गया। तो देखो मेरे पास ग्रोथ आ गया, मेरे पास नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड आ गया, मेरे पास ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी पड़ा है। एंड अज्यूम करना कि इस कंपनी में सिर्फ इक्विटी शेयर्स है। तो गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल से जब मैं ये फॉर्मूला को एडजस्ट करता हूँ ना सारी चीज़ें, तो मेरे को मार्केट प्राइस एग्जिस्टिंग वाला 667 आ रहा है। बिफोर मेकिंग द चेंज माई मार्केट प्राइस is 667 रुपीज़। दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। अब ना नया सीन देखो क्या हो रहा है। द कंपनी इज प्लानिंग टू इंक्रीज द पे आउट रेशियो टू 50%। वॉट विल बी द इफेक्ट ऑन द चेंज इन मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी एज पर गॉर्डन्स मॉडल? अब समझना, कंपनी का जो नया पे आउट रेशियो है ना 50% है। तुमको पता है सबसे पहले क्या चेंज होगा? तुम्हारा ग्रोथ रेट। क्योंकि ग्रोथ रेट हम रिटेंशन रेशियो को री इन्वेस्टमेंट वाले परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करते थे। इससे पहले अपना रिटेंशन रेशियो 75% था। अब जब पे आउट रेशियो 50% हो गया तो बैलेंसिंग फिगर रिटेंशन रेशियो भी 75% से गिर के 50% हो जाएगा। तो इस बार नया ग्रोथ रेट पता है ऐसे निकलेगा, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय इसका 15% करोगे तो 0.075 आएगा। मतलब कहने से 7.5%। तो सबसे पहले मेरा ग्रोथ रेट बदला। इसी के अलावा अगर मेरा ग्रोथ रेट बदलेगा तो डोंट यू थिंक मेरा नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड भी बदलेगा? तो मेरी नेक्स्ट एक्सपेक्टेड अर्निंग्स पर शेयर इज 20%।
20%। बट क्योंकि मेरा ग्रोथ रेट चेंज हुआ है और साथ ही साथ मेरा पे आउट रेशियो भी चेंज हुआ है। पहले पे आउट रेशियो 25% था, तो इस पर 25% लगा करके अपन लोग डिविडेंड निकालते थे। अब पे आउट 25 से 50% में बढ़ गया है, तो कहने से डिविडेंड विल बी 20 इंटू नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड विल बी नेक्स्ट एक्सपेक्टेड अर्निंग्स इंटू न्यू पे आउट रेशियो। तो यहाँ पे 50% करोगे तो तुम्हारा आंसर 10 रुपीज़ आएगा। अब ये नए एलिमेंट्स को फॉर्मूला में एडजस्ट करो। देखो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या बोला है, सेम टू सेम रखना है, कुछ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में चेंज नहीं आएगा। हाँ ठीक है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैसे का वैसा है, तुम्हारा ग्रोथ रेट चेंज हो गया, तुम्हारा नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड चेंज हो गया। वंस अगेन P0 अपने आप मिसिंग है, तो तुम जो नया P0 निकालोगे दैट विल बी 222 रुपीज़। अब देखो इंस्टीट्यूट क्या पूछता है, इंस्टीट्यूट पूछता है कि भाई मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर में फ़र्क कितना आएगा। तो ये फ़र्क कैसे निकालना है, सिंपल, भाई मेरा पहले कितना था माइनस अभी कितना है। तो पहले मेरा मार्केट प्राइस 667 था, देखो ना यहाँ पे निकाला हुआ है अपन ने, ये रहा 667 अपन ने अभी यहाँ पे मार्केट प्राइस निकाला हुआ है, माइनस मेरा नया P0। तो जो मेरा बैलेंस है कितना डिक्रीज़ हुआ, 445 से डिक्रीज़ हुआ। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इट विल डिक्रीज बाय 444.45। ऑप्शन बी इज़ माई करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया। चलो अब एक और सवाल करते हैं और इस सेशन को मस्त मस्त एंड करते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजंस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आ जाओ। ला 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 ला। Abhi Limited is an all-equity financed company. It is considering replacing 275 lakh equity shares with 15% debentures of the same amount. Current market price of the company is 1750 lakhs with cost of capital as 20%. Future EBITs are going to be constant and entire earnings are going to be distributed. And corporate tax rate is assumed to be 30%. बोलते हैं नया cost of equity कैसा है, समझना। मेरा जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है फर्म का वो कितना है, 1750 लैक्स है, बढ़िया। तो यहाँ पर इसी के अलावा जो मेरा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कितना हो गया, ये 20%। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20% है। अब समझने का ट्राई करना, जब मैं इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा तो मेरा EBIT कितना आएगा, कहना है इट विल बी द सेम एज EBT। डिबेंचर का इंटरेस्ट ही नहीं है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला इट इज ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड कंपनी, बराबर। बट अपने को EBT नहीं दिया हुआ है, अपने को टैक्स रेट दिया हुआ है। तो यहाँ से मैं टैक्स माइनस करूँगा ना, तो मेरे को अर्निंग्स आफ्टर टैक्स मिलेगा। अब ये अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कैसे निकालना है, ध्यान से समझना। मेरे को कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोला है कि इक्विटी शेयर जो है वो 20% कॉस्ट ऑफ कैपिटल यील्ड करता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इक्विटी शेयर का कॉस्ट ऑफ कैपिटल किस पे बेस होता है, क्या वो EBIT पे बेस होता है, EBT पे बेस होता है, EAT पे बेस होता है, या ES पे बेस्ड होता है, पता है तुमको। इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। बट ये तो इक्विटी फाइनेंस कंपनी है, इसमें तो प्रेफरेंस शेयर्स होंगे ही नहीं। तो ES याद है तुमको, इसमें जब प्रेफरेंस डिविडेंड तुम अर्निंग्स आफ्टर टैक्स से माइनस करते हो तो ES आता है, बट प्रेफरेंस डिविडेंड तो है ही नहीं। तो कहने से जो मेरा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स है वही मेरा एक तरीके से कॉस्ट ऑफ इक्विटी के फॉर्मूला के हिसाब से निकलता है। आंसर इज यस। तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स लो, ठीक है, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स इसको लेना, ठीक है। तो तुम्हारा जो मार्केट वैल्यू है ये सिर्फ इक्विटी शेयर्स का है, इसको इंटू 20% करोगे तो ये जो 350 लाख तुम्हें आया ना, दिस इज मेरा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। अब इसी में टैक्स रेट कितना है भाई, टैक्स रेट बोला है कि भाई 30% है, तो ये तो कहने से ये मेरा 70% फिगर हो गया, ये मेरा 30% फिगर हो गया, ये मेरा 100% फिगर हो गया। तो इससे सबसे पहले EBIT निकाल लो। मेरा जो EBIT है इट इज़ 350 लाख डिवाइडेड बाई 70%, दैट इज 500 लाख। समझ में आया, बहुत ही बढ़िया। अब समझने का ट्राई करना, ये अपना एग्जिस्टिंग सिनेरियो है, ये अपना एग्जिस्टिंग वाला सीन है। अब नए सीन में क्या चेंज होगा, देखो मेरा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 500 हो जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्यों, क्योंकि फ्यूचर EBIT बोला इट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, भाई सेम टू सेम रहने वाला है। तो PBIT जो 500 आज निकाला वो भी रहेगा। अब इसमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आ गया, कितना बोलते हैं कि 275 लाख इक्विटी शेयर्स को डिबेंचर्स के साथ डिबेंचर्स के साथ एक्सचेंज करोगे, जिसका इंटरेस्ट रेट इज गोइंग टू बी 15%। तो 275 इंटू 15 का 41.25 का इंटरेस्ट आया, PBT निकला, माइनस करो 30% टैक्सेशन, एंड PAT 321.125 आ गया। अब समझने का ट्राई करना, जो मेरी नई वैल्यू ऑफ फर्म निकलेगी वो पता है कितनी निकलेगी, 1750। तो अभी की वैसे का वैसा ही रहेगा, क्योंकि जो प्रिंसिपल अमाउंट है इक्विटी शेयर्स का और डिबेंचर्स का वो तो एक्सचेंज ही हो गया है, तो एक चीज़ गई एक चीज़ नहीं आई। बट क्योंकि डिबेंचर्स है तो वो 275 लाख जो हमने इशू किए नए डिबेंचर्स वाले, 275 लाख के डिबेंचर्स जो हमने इक्विटी के साथ एक्सचेंज किए, उसका 30% टैक्स बेनिफिट भी तो मिलेगा। तो ये ऐड करके फ्यूचर वैल्यू आएगा तुम्हारा 1832.5,
और इसमें से हमारा जो डिबेंचर का वैल्यू है अब 275 हो गया, हमने प्रपोर्शन चेंज किया, तो इसमें से ये माइनस करोगे, इट इज़ गोइंग टू 1557.5 और सिंपल सी बात है ये 321.125 और 1557 को आप करोगे, आपका आंसर 20.617% आता है। तो ये रहा 20.62 इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया, यस एग्जैक्टली 1 घंटा हुआ है भाई वीडियो चालू करके और हमने ख़त्म कर दिया है। आई होप आपको ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। एंड इसके बाद ना हम लोग अगले सेशन में पता है क्या करेंगे, ये देखो इसके बाद तुम्हारे डिस्क्रिप्टिव सवाल चालू हो गए, तो अगले सेशन में हम लोग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे। आई होप आपको मज़ा आया होगा भाई। लाइक कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को भाई, है ना। तुम्हारा भाई देखो ऑन द स्पॉट वीडियो लेके आता है, तो तुमको शेयर तो भाई करना ही चाहिए, है ना। एंड नॉट ओनली इन FM बट मेरा प्लान है और भी काफ़ी सब्जेक्ट्स की RTPs में सॉल्व करूँगा, तो भाई मेरे साथ बने रहना, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय, सी यू, कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स गाइस।